हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आप सभी को बता दें कि ये जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है हम पवन सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्न से रिलेटेड पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियोस आप सभी के साथ डिस्कस कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो सिंपल आप सभी को प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट थे आप वहां से जाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी जो शुरुआत से स्टार्टिंग से तैयारी कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो गाइज लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स, मित्र, भाई बहन को भी शेयर कर सकते हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि नागरिकता प्राप्त करने के आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 आवश्यक शर्तें हैं, जिसमें सबसे पहले जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट। तो ये 5 आवश्यक शर्तें हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगला जो आपका प्रश्न है कि एकल नागरिकता क्या है। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी पद्धति को यानी केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। तो यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एकल नागरिकता क्या है? तो इसका जो मतलब होता है कि जो भारत है वो संविधान संघीय है, इसमें दोहरी पद्धति को यानी केंद्र और राज्य दोनों को ही अपनाया जाता है, लेकिन इसमें केवल और केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था की गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता की। अगला जो आपका देखिए जो प्रश्न है अगला की मूल अधिकारों से क्या तात्पर्य है, यानी जो मूल अधिकार है इसका क्या डिफिनीशन होता है। सबसे पहले मैं आप सभी से ये प्रश्न पूछूंगी कि मूल अधिकारों की संख्या कितना है। इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। फिलहाल इसका जो डिफिनीशन होता है कि मूल अधिकारों का तात्पर्य जो होता है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी की सुरक्षा करते हैं मूल अधिकार। तो ये मूल अधिकार का डिफिनीशन हो जाता है, जो कि आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगला आपका प्रश्न है कि संपत्ति के मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग द्वारा समाप्त कर दिया गया था, यानी जो संपत्ति का मूल अधिकार का संपत्ति का अधिकार था यह किस संविधान के यानी किस भाग द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो भाग 3 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था इसको मूल अधिकार से हटा दिया गया। अगला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों से क्या आशय है। इसका जो डिफिनीशन हो जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य जो होता है जन कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। अगला प्रश्न है कि किन्हीं 2 नीति निर्देशक तत्वों का नाम बताइए, जिसमें आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता का क्या अर्थ है। तो जब कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है और वह सामान को मतलब जो उस सामान को खरीदता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राहक या उपभोक्ता कहते हैं। तो आप सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा उपभोक्ता का अर्थ क्या होता है। यानी जब कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है तो वह उस सामान का उपभोक्ता कहलाता है, या आप कह सकते हो ग्राहक कहलाता है। ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण के कितने प्रकार है। तो उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अभिकरण के जो प्रकार है जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें कहाँ पर कर सकते हैं, यानी जो ग्राहक होते हैं अपनी शिकायत कहाँ पर कर सकते हैं। तो उपभोक्ता अपनी शिकायत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित विशेष न्यायालयों में कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि उपभोक्ता के कितने प्रकार हो सकता है। तो कोई भी व्यक्ति 2 प्रकार का उपभोक्ता हो सकता है।
एक तो सामान का उपभोक्ता और दूसरा सेवाओं का उपभोक्ता। अगला जो प्रश्न है कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई थी? तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत सन 1960 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? तो वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का जो योगदान है वो 35% है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जितने भी प्रश्न है याद कर लीजिएगा, नोट्स आप जरूर बनाइएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज ये सभी आ जाते हैं, प्लस ख में दालें। तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें जो हैं चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और जितने भी प्रकार की दालें होती है वो आ जाती हैं। अगला जो प्रश्न है कि हरित क्रांति का प्रमुख दोष है। तो हरित क्रांति का जो प्रमुख दोष होता है वो होता है कुछ फसलों का सीमित होना। ये क्या है? हरित क्रांति का प्रमुख दोष है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा का अर्थ क्या है? तो मुद्रा का जो डिफिनीशन होता है कि मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित है। तो बहुत सिंपल ये प्रश्न है जिसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। अगला जो प्रश्न है चेक क्या है? यह भी क्या है? इजी क्वेश्चन है। चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। चेक कितने प्रकार का होता है? चेक 3 प्रकार का होता है। पहला क्या चेक का नाम है, दूसरा चेक का नाम क्या है, तीसरा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला जो चेक होता है वो होता है बाह्य चेक, दूसरा जो चेक होता है वो होता है आदेशानुसार चेक और तीसरा जो होता है वो होता है रेखांकित चेक। तो चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है। चेक के कितने प्रकार हैं? तो चेक के 3 प्रकार होते हैं, बाह्य चेक, आदेशानुसार चेक और रेखांकित चेक। इन तीनों का नाम याद कर लीजिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि बैंक ड्राफ्ट क्या है? फ्रेंड्स आपने जब डीएलएड में एडमिशन लिया था तो उस टाइम हमने आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि डीडी बनवा लीजिएगा। तो आप सभी का ये कमेंट्स होता था कि डीडी क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इस से रिलेटेड प्रश्न में दिया गया है, यानी बैंक ड्राफ्ट क्या होता है। तो जैसे कि हमने बहुत ही साधारण लैंग्वेज में आप सभी को बताया था कि बैंक में जाकर डीडी आप बहुत ही आसानी के साथ, जो जैसे कि डीएलएड में 31,000 का एडमिशन आप फीस देना होता है तो उसका सिंपल डीडी बनवाकर और कॉलेज में जमा कर दिया जाता है, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि आप डीडी से ही एडमिशन करवा सकते हो, आप कैश के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हो। बट यहाँ हमारा जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंक ड्राफ्ट क्या है, यानी डीडी क्या है। तो बैंक ड्राफ्ट यानी हम सिंपल इसको कहते हैं डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। आज्ञा पत्र होता है जिसका लिखने वाला जो होता है वो जैसे कि जो बैंक शाखा में जाने पर ही ये होता है, डीडी बनता है, यानी अन्य शाखा को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें जो लिखित व्यक्ति, ठीक है, शाखा संस्था को मांगने पर भुगतान कर दे। तो इस तरीके से डीडी होता है पैसों का, ठीक है। बैंक में जाकर आसानी से डीडी बन जाता है। अगला जो प्रश्न है कि प्रतिज्ञा पत्र क्या है, तो यहाँ इसका आंसर होगा कि प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है और प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा पत्र होता है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है हुंडी क्या है। तो फ्रेंड्स हुंडी क्या है, आइए इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो हुंडी भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र है जिसमें लिखने वाला किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार धारक को देकर इस पर मूल्यानुसार टिकट लगाया जाता है, उसी को हम हुंडी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है ग्रेशम का नियम बताइए। तो बुरी मुद्रा और अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है ग्रेशम का
नियम। अगला जो आपका प्रश्न है कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, तो मुद्रास्फीति 2 टाइप की होती है, जिसमें पहला आंशिक मुद्रास्फीति और दूसरा पूर्ण मुद्रास्फीति। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा का अवमूल्यन क्या है, तो जब विदेशी मुद्राओं में देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अवमूल्यन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि शाख मुद्रा के प्रचलित रूपों के नाम लिखिए, तो शाख मुद्रा के 5 प्रचलित रूप हैं, चेक, बैंक, ड्राफ्ट, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी और विनिमय विपत्र। तो ये क्या है, शाख मुद्रा के प्रचलित रूपों के नाम है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, चेक क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, डीडी, ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र क्या होता है, ठीक है, हुंडी क्या होता है, विनिमय विपत्र क्या होता है। तो ये सभी क्या है, शाख मुद्रा के प्रचलित रूप है। अगला प्रश्न है कि औद्योगिकीकरण क्या है, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। औद्योगिकीकरण है वह प्रक्रिया है जिसमें उद्योगों का नियमित व क्रमिक विकास होता रहता है तथा धीरे धीरे उसमें नवीनता एवं आधुनिकता का समावेश होता रहता है। तो क्या है औद्योगिकीकरण, क्या है, तो औद्योगिकीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उद्योग जो होता है नियमित व क्रमिक विकास होता रहता है, यानी जो उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो नियमित होता है, ठीक है, यानी रेगुलर बेस पे होता है, अनियमित नहीं होता है। जिससे क्या होता है, धीरे धीरे उसमें क्या आती है, नवीनता आती है, आधुनिकता का समावेश होता है और इस तरीके से जो औद्योगिकीकरण होता है वो उसमें वृद्धि होता है, डेवलपमेंट होता है और बड़ा हो जाता है। अगला जो प्रश्न है कि कुटीर उद्योग क्या है, वह उद्योग जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से या तो पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं। पूर्णकालिक व्यवसाय यानी पूर्ण जीवन भर, और अंशकालिक यानी थोड़े से टाइम के लिए व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जिनमें परंपरागत विधियों व स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है। तो ये कुटीर उद्योग होता है। तो आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा कुटीर उद्योग क्या होता है। तो वह उद्योग जो पूर्ण रूप से या मुख्य रूप से परिवार के सदस्यों की सहायता से या तो पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में या तो अंशकालिक व्यवसाय के रूप में चलाए जाते हैं, जिनमें परंपरागत विधियों व स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग होता है, उसको ही हम कुटीर उद्योग कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि लघु उद्योग को समझाइए। लघु उद्योग क्या है? लघु उद्योगों में उन सब कारखानों इकाइयों को शामिल किया जाता है जिसमें 1 करोड़ तक की पूंजी या मशीनों तथा संयंत्रों में निवेश होता है। तो आप सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर लघु उद्योग क्या होता है, तो लघु उद्योग का जो परिभाषा हो जाता है, लघु उद्योगों में उन सब कारखानों इकाइयों को शामिल किया जाता है जिसमें 1 करोड़ की पूंजी लग जाती है, उसी को हम लघु उद्योग कहते हैं। देखिए आप सभी को पता है एक अति लघु होता है और एक लघु होता है, ठीक है। तो हमने जैसे कि अभी ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, अति लघु। अति लघु क्या होता है, मतलब शॉर्ट, ठीक है, और लघु क्या होता है, मतलब लॉन्ग। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो आपका सवाल है, अति लघु उद्योग क्या है, तो वह उद्योग जिनमें 25 लाख तक की पूंजी लगती है। हमने लघु उद्योग देखा तो उसमें 1 करोड़ तक की पूंजी लग जाती है, और जो अति लघु होता है इसमें मात्र 25 लाख की अगर पूंजी लगती है तो इसको हम अति लघु कहेंगे। लेकिन 1 करोड़ से अधिक अगर रुपए लगता है तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, लघु उद्योग, यानी कोई बड़ा उद्योग है। तो आई होप कि आपको आसानी के साथ क्लियर हो गया होगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि कुटीर एवं लघु उद्योग की क्या प्रमुख समस्याएं हैं। तो कुटीर एवं लघु उद्योग की प्रमुख समस्याएं जो है, एक तो कच्चे माल की समस्या और दूसरा बड़े उद्योग से प्रतियोगिता। अगला जो आपका प्रश्न है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की वर्तमान संख्या कितनी है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग की वर्तमान संख्या जैसे कि कुटीर हो गया, लघु हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा 3।
अगला जो आपका प्रश्न है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी फर्में होती है जिनका प्रधान कार्यालय तो एक देश में होता है, किंतु उनकी व्यापारिक क्रियाएं बहुत अन्य देशों के साथ भी होता रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला जो आपका प्रश्न है कि सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित था? तो सल्तनत युग में चरसा शब्द था किससे संबंधित था? तो सिंचाई के लिए प्रयोग की जाने वाली चमड़े की बाल्टी, इसको हम क्या बोलते हैं? चरसा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और देख सकते हो 2015 में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि सल्तनत युग में चरसा शब्द किससे संबंधित है? सिंपल आप याद कर सकते हो, सिंचाई के लिए प्रयोग की जाती थी चमड़े की बाल्टी, उसको सल्तनत युग में चरसा के नाम से जाना जाता था। अगला जो प्रश्न है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वो था कैकुबाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं की सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए? यानी मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सेफ रखने के लिए बलबन ने ऐसे कौन से कार्य किए? इसका आंसर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत के उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए मंगोल आक्रमण के बचाव के लिए बलबन ने अपने पुत्र, जिनका नाम मोहम्मद खान था, उन्हीं को लड़ने के लिए भेजा था। क्यों भेजा था? देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि बलबन ने किस कार्य के लिए अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने के लिए भेजा? तो इसका आंसर होगा कि मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जो उसके बेटे थे यानी मोहम्मद खान, बलबन ने भेजा था। ठीक है, बलबन के जो पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? तो दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य जो था, सुल्तान खुद को खुदा का प्रतीक समझते थे। लास्ट आज का प्रश्न है कि सल्तनत काल में तूतिए-ए-हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि मिली थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को याद भी होंगे। ठीक है, तो सल्तनत काल में तूतिए-ए-हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि किसको दिया गया था? तो अमीर खुसरो को दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आज जितने भी ये हमने क्वेश्चन डिस्कस किए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसका नोट्स आई होप कि बहुत ही अच्छे से बना रहे होंगे। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिवीजन है वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो गाइस लाइक कर सकते हो आप, और अपने फ्रेंड्स, मित्र, भाई बहन को भी आप शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी जो अपनी प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से कर सके। तो मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।